स्वागत है आप सबों का इस नए वीडियो में। एस एफ डी बी एम डी के इस चैप्टर में अब तक हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ न्यूमेरिकल्स को देखा है। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कई सारे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था। उसके बाद भी कुछ न्यूमेरिकल्स बच गए हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर उसके मिड स्पैन पे एक एक्सटर्नली अप्लाइड मोमेंट लग रहा हो या सिंपली मोमेंट लग रहा हो तो उसको कैसे हम डील करेंगे और उस केस का एस एफ डी बी एम डी कैसे निकालेंगे। साथ में हम लोग देखेंगे कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होता है और वो कहाँ पे लोकेटेड होगा। इस केस में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कैसे निकालेंगे, कैसे पहचानेंगे कि वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो के मेन कंटेंट को। जो अगला क्वेश्चन है वो सिंपल है, लेकिन इसमें फोर्स कहीं नहीं। तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके मिड स्पैन पे एक मोमेंट m लग रहा है। इसकी वजह से आप लोग बोल रहे थे कोई फोर्स नहीं है तो शियर फोर्स 0 होगा, जो कि मैंने कहा था कि नहीं होगा ऐसा। तो इस केस में हमें क्या करना है कि एस एफ डी बी एम डी खींचना है। तो ये मोमेंट अगर लग रहा है तो इस मोमेंट की वजह से क्या होगा, देखिए ये मोमेंट क्या करेगा। अगर ऐसे हम देखें, मेरे पास एक रिफिल है, तो इधर से ये सपोर्टेड है और इधर से सपोर्टेड है। यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड है, यानी ऐसे रखा हुआ है रिफिल दो सपोर्ट्स के बीच में, ठीक है। इसके बीच में एक मोमेंट लग रहा है ऐसे, तो वो क्या करेगा, इसको बेंड करेगा। तो देखिए मोमेंट लगेगा अगर बीच में ऐसे, तो वो इसको कैसे बेंड कराएगा, ऐसे, यानी ऐसे ऐसे ट्विस्ट हो रहा है। ये ऐसे रखा हुआ है और ये ऐसे ट्विस्ट हो रहा है, ऐसे, एक मिनट, ऐसे ऐसे मोमेंट लगेगा। जो इसका राइट एंड है और लेफ्ट एंड है, राइट एंड ऐसे झुकेगा और लेफ्ट जो है उठेगा। बीच में ऐसे इसको मोड़ा जा रहा है। या अगर हम यूं कहें तो इसके बीच में हमने क्या किया है, एक ये लगा के इसको, अगर मैं इसमें कोई चिमटा लगा के और इसको ऐसे बेंड करूं, ट्विस्ट करने की कोशिश करूं, तो ऐसा होगा ऐसे, हाँ ऐसे होगा। सेम यही चीज़ होना चाहिए। दिस इज़ द रियल डिफ्लेक्शन ऑफ दिस बीम। इस तरीके से बेंडिंग होगा। जो राइट हिस्सा है वहाँ पे क्या हो रहा है, सैगिंग हो रहा है। तो इसका मतलब जो इसका बीएम ऐसे ऐसे बन गया, देखिए बेंड होने के बाद ऐसा हो गया, इधर सैगिंग और इधर हॉगिंग। तो आप जब इसका बीएमडी देखेंगे तो राइट हाफ होगा, राइट हाफ में आपको हॉगिंग दिखे, सॉरी सैगिंग दिखेगा, और लेफ्ट हाफ में हॉगिंग दिखेगा। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो यहाँ पे मुझे उल्टा फोर्स लगाना होगा। यहाँ मुझे जो सपोर्ट लगाना होगा वो ये ऐसे लगेगा, लगेगा, क्योंकि ये हिस्सा ऐसे हॉगिंग हो रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ सपोर्ट रखूँगा तो ये तो उठ जाएगा। तो सिंपली सपोर्टेड का मतलब क्या होता है कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो रिएक्शन लगेगा वो ऊपर से नीचे की तरफ लगेगा। इस हिस्से में सैगिंग हो रही है, तो सैगिंग मूवमेंट को रोकने के लिए यहाँ पे रिएक्शन जो है अपवर्ड लगेगा, इस हिस्से में सैगिंग कराने के लिए। और इस हिस्से में हॉगिंग अगर होगा तो नीचे अगर सपोर्ट लगाएंगे तो वो हॉगिंग होने ही नहीं देगा, वो तो इसको उठा देगा। तो यहाँ पे रिएक्शन नीचे लगेगा। तो जब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखेंगे, आर ए निगेटिव और आर बी पॉजिटिव मिलेगा। मैंने आपको एक रिफिल के सहारे दिखाया कि कैसे इसका डिफ्लेक्शन होता है। तो मैंने आप लोग को रिफिल जब दिखाया था तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि इसका डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, राइट, ऐसे ही होगा, यस ऐसे ही करेगा। यस तो अगर ये एक बीम रहता है, इसकी डेप्थ रहती, मोमेंट लग रहा है मिड स्पैन पे, तो इसमें अगर कुछ डेप्थ रहती तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट करता है, राइट। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला हिस्सा जो है इधर का, इस हिस्से में क्या हो रहा है और इस हिस्से में क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सैगिंग, ठीक, और इस हिस्से में हॉगिंग। तो अब अगर ये सैगिंग हो रहा है तो ये वाला बीम जो है नीचे की तरफ फोर्स लगाए, यानी ये अपने आप को स्ट्रेट रखना चाहेगा। बस ये सपोर्ट जो, लेकिन ये सपोर्ट जो है इसको स्ट्रेट नहीं होना है। इस बीम की टेंडेंसी क्या होगी कि वो ऐसे हो जाए, ठीक, लेकिन इस सपोर्ट ने इसको धक्का लगा के, ऐसे ऊपर धक्का लगा के यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसका मतलब सपोर्ट रिएक्शन आरबी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेकिन आर ए का टेंडेंसी देखिए, आर ए कैसा लगेगा, ये अगर आर ए यहाँ नीचे से ऊपर लगेगा तो ये तो और ऊपर जाएगा, जबकि इसको यहाँ पे रहना है, बिकॉज ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, वर्टिकल मोशन रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आर ए नीचे से ऊपर से नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। तो आर ए भले यहाँ पे दिख रहा है स्टार्ट में कि ये अपवर्ड है, बट आर ए का नेचर जो होगा वो आर ए का नेचर डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो आप जब देखेंगे रिएक्शन निकाल के तो आर ए जो है निगेटिव आएगा और आर बी जो है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तभी हम
इस चीज को वो कर सकते हैं। अब इस चीज को अगर आप विजुअलाइज करते हैं तो क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर आप विजुअलाइज नहीं भी करते हैं तो भी जो स्टेप्स हैं उससे आप आर ए आर बी को शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मोमेंट ऐसे लग रहा था। अब मान लीजिए क्वेश्चन में अगर मोमेंट ऐसे लग रहा होता, इस तरीके से, ये मोमेंट मैंने एम लगाया है, अगर मोमेंट ऐसे लग रहा होता, ठीक है, एम, तो ये वाला मोमेंट अगर नहीं रहा होता तो इस केस में क्या होता है, इसकी डिफ्लेक्शन ऐसे होती है, ऐसे, इसकी डिफ्लेक्शन ऐसे होती, तो इस केस में आर बी नीचे लगता और आर ए ऊपर लगता है। ठीक, तो हम लोग मोमेंट किस तरीके से लग रहा है उससे डिसाइड कर सकते हैं कि सैगिंग किधर होगा, हॉगिंग किधर होगा। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना काफी इजी होगा हमारे लिए। तो इस क्वेश्चन में अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा रिएक्शन होगा, कैसे रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो वी हैव टू स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन इन दिस केस बिकॉज हॉरिजॉन्टल फोर्स इज नॉट प्रेजेंट हियर। तो एक ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन और एक यहाँ से हम देखेंगे आर ए प्लस आर बी जीरो है, तो यहाँ से भी क्लियर है आर ए प्लस आर बी जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, आर ए इज इक्वल टू माइनस आर बी। तो इससे ये क्लियर है कि आर ए और आर बी बराबर होगा लेकिन वो उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। ठीक है, तो इन दोनों में ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन से मिल गया। दूसरा इक्वेशन क्या बता रहा है, अब हम ए पे मोमेंट लेते हैं और हम लोग जो है क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, स्टैटिक साइन कन्वेंशन ले लिया, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज, उसको निगेटिव मानना। तो आर ए इंटू जीरो प्लस एम माइनस आर बी इंटू एल। तो आर बी कितना आ गया, एम बाई एल, और आर ए आ गया माइनस एम बाई एल। आप में से कुछ लोगों ने एक दिन मेरे से पूछा था कि अगर बीम में सिर्फ मोमेंट लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो उसमें सपोर्ट रिएक्शन नहीं होगा। तो उनको मैं बता दूं कि देखिए यहाँ पे मोमेंट भी लगेगा तो भी सपोर्ट रिएक्शन लगेगा, क्योंकि बीम रोटेट हो रहा है और उसके रोटेशन को रोकने के लिए भी यहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन नहीं लगता तो क्या होता है, बीम ऐसे स्ट्रेट लाइन बन के डिफ्लेक्ट कर जाती है। कैंटिलीवर बीम में अगर सिर्फ मोमेंट लगेगा, हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें रिएक्शन फोर्स वाला नहीं आएगा बट मोमेंट का रिएक्शन तो आएगा। मोमेंट का तो रिएक्शन आएगा। रिएक्शन मतलब सिर्फ फोर्स का ही रिएक्शन नहीं होता है। अगर सपोर्ट, यहाँ पे मोमेंट भी कुछ, ये फिक्स सपोर्ट है, तो यहाँ पे तीन टाइप के रिएक्शन है, आर ए, एच ए और एम ए। ये तीन सपोर्ट रिएक्शंस हैं, इनमें कोई एक भी जरूर प्रेजेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। हाँ, फोर्स वाला यहाँ पे जीरो हो जाएगा बट मोमेंट वाला यहाँ पे रिएक्शन रहेगा। ठीक है, तो मैं इस केस में बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे ये सपोर्ट रिएक्शन नहीं लगता तो ये बीम जो है रोटेट कर जाता और एकदम स्ट्रेट लाइन आता। ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ पे मोमेंट लगाया जा रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन होकर रोटेट हो जाता है, बट ये सपोर्ट है, यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड है, तो इस पॉइंट पे वर्टिकल मोशन रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। वर्टिकल मोशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यहाँ पे मुझे फोर्स लगा के इसको दबा के यहाँ पे लेके आना होगा, यहाँ पे भी इसको फोर्स लगा के यहाँ पहुंचाना होगा। ठीक है, तो आर बी यहाँ दिखेगा और आर ए ऊपर से नीचे की ओर दिखेगा। बात समझ में आ गई? तो हमने आर ए को माना था, अपवर्ड, लेकिन ये माइनस आ रहा है। ठीक है, तो माइनस आ रहा है, निगेटिव वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो आर ए का डायरेक्शन होगा वो निगेटिव ऑफ एज्यूम डायरेक्शन होगा, यानी अपोजिट होगा। तो आर ए को हम लोग इधर दिखा देंगे। ठीक है, अब अगली जो हमारी इमेज होगी उसमें हम सही डायग्राम को दिखाएंगे। यहाँ तो हमने सिर्फ एज्यूम किया है, लेकिन अगली डायग्राम जो है यहाँ पे हमने सही पिक्चर को दिखा दिया। तो आरबी को अपवर्ड दिखाया है और ये अपवर्ड हो गया और आर ए जो है डाउनवर्ड हो गया। तो दिस इज द रियल पिक्चर आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ फोर्सेस। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। एम बाई एल इसको भी लिखे हैं, एम बाई एल इसको भी लिखे हैं। ये निगेटिव है, यहाँ साइन माइनस एम बाई एल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हमने डायरेक्शन ही उल्टा दिखा दिया है, तो इसका मतलब ये निगेटिव हो। यहाँ पे अब माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस लिखेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे दिखाएंगे। तो अगर हमने डायरेक्शन सुधार दिया है तो वी नीड नॉट टू राइट द साइन ऑफ दैट। ठीक है, तो आगे अब चलते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे आर ए आर बी निकल गया तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट सब भी निकालना आसान हो गया। तो हम लोग अब इसमें क्या करेंगे, टू स्पैन ए सी और बी सी, दो स्पैन ए सी और बी सी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से ए से सी के बीच में जो है एक
क्या होगा, ए से बी के बीच में सेक्शन कट करेंगे तो सिर्फ एक रिएक्शन है, एक फोर्स है, और जैसे ही हम इसको पार करते हैं, शियर फोर्स में भले ही फोर्स नहीं मिलेगा, लेकिन जब बीएमडी निकालेंगे तो एक मोमेंट ऐड हो जाता है, तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ दो सेक्शंस में बांटेंगे, दो सब सेक्शंस में, एक एसी हो गया और एक सीबी हो गया। तो यहाँ पे लोडिंग जो है वो चेंज हो रही है पॉइंट सी पे, तो देयर इज अ नीड ऑफ टू सब सेक्शन। ठीक है, क्या हो रहा है, क्योंकि सी पॉइंट पे सडन चेंज हो रहा है अप्लाइड मोमेंट के द्वारा। हम लोग एक स्पैन ले लिए एसी, जिसमें लिमिट हो गया एक्स का, एसी ले लिया, यहाँ से इसका डिस्टेंस एक्स ले लिया, एक्स की लिमिट 0 से लेके कहाँ तक हो गई, यहाँ पे डायमेंशन दिया है l/2 और l/2, तो ये 0 से l/2 तक x वेरी करेगा। तो vx देखिए कितना होगा, अगर ये सेक्शन लिया तो इधर लेफ्ट और डाउन हो गया, तो लेफ्ट डाउन निगेटिव, यहाँ हमने लेफ्ट डाउन को निगेटिव लिखा और इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, फिर मोमेंट अगर लेना होगा तो क्या हो जाएगा, अब बताइए। इधर के पार्ट में हमने आपको पहले भी दिखाया कैसे डिफ्लेक्शन होगा, ऐसे। ठीक है, या अगर मान लीजिए हम सिर्फ ये स्पैन लेते हैं, यहाँ आर ए लग रहा है, ये स्पैन ले रहे हैं, तो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि इसका जो डिफ्लेक्शन होगा इस फोर्स के कारण वो ऐसे होगा। ठीक है, तो उल्टा कटोरे के जैसा है, तो इसका मतलब ये हॉगिंग हो गया, तो यहाँ पे हॉगिंग हो गया, और ये लीनियर भी है, तो हमने दोनों चीज लिख दिया, हॉगिंग है और लीनियर है। ठीक है, हालांकि आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था ये चीज। तो mx का इक्वेशन हो गया। अब ए पे और सी पे, चूंकि सब सेक्शन ए सी है, तो ए पे भी वैल्यू लिखेंगे और सी पे भी वैल्यू लिखेंगे। तो बी ए और बी सी जो है बराबर होगा, क्योंकि कांस्टेंट है, एम ए 0 हो गया और एम सी जो है वो -m/2 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब स्पैन बी सी में हम लोग लेते हैं, तो बी सी में फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ए सी लिया था, बी सी में हमने क्या किया, ये इन बी ले लिया, और इधर सी है कहीं, बी और सी के बीच में हमने कट कर लिया था एक सेक्शन, तो इसके इधर पार्ट को हम लेते हैं, तो राइट और अप हो गया, राइट अप निगेटिव। ठीक है, तो निगेटिव हो गया शियर फोर्स, और mx जो है वो पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ये वाला फोर्स जो है इधर के सेक्शन को ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस केस में ये सैगिंग मोमेंट हो गया, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब हम लोग बी और सी दोनों पे ही वैल्यूज लिखते हैं, तो बी पे देखिए vb की वैल्यू -m/l, vc पे -m/l, mb 0 है और m at c जो है वो m/2 है। ठीक, तो देखिए आप यहाँ पे जब डायग्राम बनाएंगे तो सारे इस जो मेन फिगर है उसको हम लोग लिख देंगे ए और बी, उसके बाद यहाँ मोमेंट लगा देंगे, रिएक्शंस को लिख देंगे जो भी रिएक्शंस हैं प्रॉपर उनके डायरेक्शंस के साथ। इसके बाद अब SFD देखेंगे, तो SFD देखिए ए पे कितना है -m/l, बी पे कितना है -m/l। ठीक है, बी पे -m/l और सी पे -m/l, इधर से भी है और इधर से भी कर रहे हैं, तो VC -m/l, यानी हर जगह m/l है। पहले भी हम लोगों ने देखा था कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी यहाँ पे। अब बेंडिंग मोमेंट कैसे है, ए पे 0 और बी पे 0, सी पे जो है वो उसे हम लोगों को ध्यान देना है। तो हम लोगों ने पहले भी देख लिया है कि ए और सी के बीच में क्या होगा, यहाँ पे ए और सी के बीच में हॉगिंग हो रहा है और सी और बी के बीच में सैगिंग हो रहा है, तो ऑब्वियसली ए सी के बीच में जो साइन होगा वो निगेटिव होगा और सी और बी के बीच का साइन पॉजिटिव होगा, वो चीज यहाँ पे दिखेगा। कैसे दिखेगा, देखिए यहाँ पे VB जो है वो MB 0 है और MC जो है, जब हम BC को कंसिडर करते हैं, B और C के साइड से चलते हैं, तो C पे जो मोमेंट है वो m/2 है, तो B यहाँ पे है, B से C की ओर चलेंगे तो ये लीनियरली वेरी कर रहा है, ये हमने लिखा था m/l इंटू x है, तो लीनियरली ये ऊपर चलेगा और m/2 तक जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम इधर का B और C हो गया। ठीक है, यानी C के जस्ट पहले m/2 वैल्यू होगी और C के जस्ट बाद जो है इधर -m/2 होगा। तो इधर से चलेंगे तो देखिए 0, ये हो गया A और C पे -m/2, तो इधर निगेटिव हो गया। अब क्या होता है कि C पे सडनली साइन चेंज होता है, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है या पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज कर रही है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या कॉन्ट्राफ्लेक्शन। वेरी गुड, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, और ये कितने डिस्टेंस पे होगा, तो मिड स्पैन पे होगा। अब यहाँ पे देखिए मिड स्पैन पे टोटल मोमेंट m है। ठीक है, अप्लाइड मोमेंट, तो यहाँ पे मोमेंट का सम आप करके देखिएगा, इसका मैग्नीट्यूड m/2, इसका मैग्नीट्यूड m/2, दोनों को जोड़ेंगे तो m के बराबर हो जाएगा। तो इधर के C के जस्ट राइट वाले सेक्शन में
ये मोमेंट जो है वो क्या करेगा, सैगिंग कराएगा, और सी के जस्ट लेफ्ट वाले सेक्शन में ये हॉगिंग कराएगा। तो जस्ट लेफ्ट में इसकी वैल्यू निगेटिव हो गई और जस्ट राइट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो गई। ठीक है, यहाँ पे सडनली अप्लाइड मोमेंट है, शार्प मोमेंट है। तो जब भी आप लोग देखेंगे कि कहीं भी किसी बीम में किसी भी पॉइंट पे जहाँ मोमेंट लग रहा होगा वहाँ पे डायग्राम जो है इस तरीके से हो जाएगा। मोमेंट के लगने के बाद शार्प चेंज होगा वहाँ मोमेंट का। ठीक है, यानी मोमेंट में ड्रॉप और राइज होगा। यही मोमेंट अगर यहाँ पे इस तरीके से लगता उल्टे डायरेक्शन में, तो ये डायग्राम जो है वो कैसे हो जाता, ये इधर हो जाता हॉगिंग और इधर हो जाता, इधर हॉगिंग और इधर सैगिंग। ठीक है, तो सैगिंग मोमेंट पॉजिटिव, तो ये ऐसे होता है डायग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे मोमेंट के डायरेक्शन को बदल देने से कि नीचे से ऊपर जाएगा कि ऊपर से नीचे जाएगा। तो आप लोगों को प्रॉपर डिफ्लेक्टेड शेप अगर पता होगा कि डिफ्लेक्शन के बाद ये कैसा बनेगा, यानी अगर ये मोमेंट लग रहा है तो इस बीम में डिफ्लेक्शन कैसे होगा, तो उस डिफ्लेक्टेड शेप के आधार पे आप लोग नेचर बता सकते हैं कि ये सैगिंग होगी या हॉगिंग होगी, ये प्लस हो गया माइनस हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब जो है आप लोग को मैंने कौन कौन सा केस बता दिया। आप लोगों को मैंने बता दिया कि जब पॉइंट लोड लगेगा तो कैंटिलीवर बीम में कैसे उसको एनालाइज करते हैं, यूडीएल लगता है तो कैसे एनालाइज करते हैं, अगर यूवीएल लगता है तो कैसे एनालाइज करते हैं वो भी मैंने बता दिया। अगर सिर्फ मोमेंट लगेगा तो उसको कैसे एनालाइज करते हैं ये बता दिया। और फिर मैंने एक एग्जांपल में आप लोग को पॉइंट लोड और यूडीएल दोनों ही लग रहा था एग्जांपल 4। यहाँ पे यूडीएल भी लग रहा है आधे में और पॉइंट लोड भी, तो मैंने यहाँ कंबाइंड स्टेट को दिखा दिया। इसके बाद के क्वेश्चन में आप लोगों को मैंने दिखाया था कि सिंपली सपोर्टेड बीम में यूडीएल लगेगा तो क्या करेंगे, उसके बाद सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर पॉइंट लोड लगेगा तो क्या करेंगे। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि जब सिंपली सपोर्टेड बीम में मिड स्पैन पे नहीं लगेगा, अदर देन मिड स्पैन लगेगा तो पॉइंट लोड से कैसे निकालेंगे, यूवी लगेगा तो कैसे निकालेंगे, और सिर्फ मोमेंट लगेगा तब कैसे निकालेंगे। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे केसेस डील कर दिए हैं। अब आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे, इतने क्वेश्चन को बताने के बाद तो अभी मैं जितने केस बता रहा हूँ उन सबको कंबाइन कर दिया जाएगा, तो वो आपका फर्दर केस आएगा। जब भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन सब आएगा तो उसमें यही सब कंबाइन रहेंगे। कहीं यूवीएल और पॉइंट रहेगा, कहीं क्या होगा पॉइंट लोड और यूडीएल रहेगा। ठीक, कहीं पे एक से ज़्यादा पॉइंट लोड रहेंगे, कहीं पे क्या होगा कि एक पॉइंट पे कहीं मोमेंट लगा दिया जाएगा और एक पॉइंट पे पॉइंट लोड लग रहेगा। तो ये सारे केस को अगर हम इंडिविजुअली डील कर चुके होंगे तो सेम वही प्रॉपर्टी जो है या उसी तरीके से वही स्टेप्स फॉलो करते हुए हम किसी भी टिपिकल केस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए पहले इन सिंपल केसेस को सीखना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बाद आप ट्राई कीजिए तो वो बन जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर एक्सटर्नली अप्लाइड मोमेंट लग रहा हो तो उस केस में एसएफडी बीएमडी कैसे निकालते हैं और उस बीम को कैसे एनालाइज करते हैं। साथ में पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर कैसे निकालेंगे, कैसे पहचानेंगे, इनकी भी बात की। और लास्ट में हम लोगों ने यह डिस्कस किया कि इस चैप्टर में हम लोगों ने कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए और फर्दर जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनका लेवल क्या होगा, किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को टैकल किया जाएगा। तो उसमें बताया गया कि ये जो बेसिक न्यूमेरिकल्स जितने भी बताए गए हैं अभी इस वीडियो में और पिछले वीडियोज़ में, तो उन सबको मिलाने के बाद उनके जो कंबाइंड केसेज होंगे उससे हम टिपिकल प्रॉब्लम्स तैयार कर सकते हैं। और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन प्रॉब्लम्स की होनी चाहिए। तो आई एम स्टॉपिंग माई डिस्कशन टू दिस चैप्टर एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट इन द further chapter that is named as bending stresses in beams और flexural stresses in beams। तो बने रहिएगा, keep waiting, keep watching the videos। Thank you very much for joining this video। Thank you।